हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीए प्रियंका एंड डेबिट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक इंड एएस 2 दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज। अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये वैसे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, लेकिन हम हमारी एग्जाम्स के लिए इसे एमसीक्यूज ओरिएंटेड वे में स्टडी करेंगे। ओनली बेसिक एंड मैं जितना बताऊंगी उतना ही रेलिवेंट होगा। क्या इंक्लूजन्स रहेंगे, क्या एक्सक्लूजन्स रहेंगे, उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स अगर होंगे तो वो उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट इज इन्वेंट्री। पहले यूनिट ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, इट्स सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस। बाद में आप इन्वेंट्री को एक्सपेंस अगर ट्रीट करेंगे तो क्यों करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला पे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। डिस्क्लोजर, इसका स्कोप क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं। अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्री एक्सेप्ट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। एक्सेप्शंस क्या है, इंड एएस 32। इंड एस 32 इज बोरोइंग कॉस्ट। ओके, इंड एस 32 एंड 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर इंड एस 41 पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज एग्रीकल्चर पे। उस पर एग्रीकल्चर का इंडेक्स अप्लाई होगा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को कैसे मेजर करेंगे। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, इसके कॉस्ट फॉर्मूला, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस एंड डिस्क्लोजर, उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम उसे कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं सबसे पहले। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना इन्वेंट्रीज के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है गाइडेंस, डिटरमाइन करना इन्वेंट्री की कॉस्ट और उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, इंक्लूडिंग क्या अगर उसे इन्वेंट्री को रिटर्न अगर उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिटर्न डाउन करना है तो उसका भी ट्रीटमेंट ये स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। ठीक है, ये आपको आ सकता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। इट ऑल्सो आउटलाइंस एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जो हमने अभी एमसीक्यूज में देखा था पहले प्रीवियस वीडियोज में कुछ। इंक्लूडिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, ये एक्सेप्टेबल मेथड्स है। अब इसमें लीफो मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट परमिटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और लीफो मेथड इंड एएस 2 के हिसाब से भी परमिटेड नहीं है वैसे। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल मेथड्स यही है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब है इसका स्कोप कि ये किसको एप्लीकेबल है। अब सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है सारे इन्वेंट्रीज को, बट एक्सक्लूजन्स क्या है, दिस इज एक्सेप्शंस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू बी अकाउंटेड अंडर इंड एएस 32। इंड एएस 32 में मैंने भी आपको ऊपर बताया था इंड एएस 32 बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंड एएस 32 इज नॉट रिलेटेड टू बोरिंग कॉस्ट। इसका एक दूसरा इंडेक्स है बोरिंग कॉस्ट का, आई गेस वो आप एक बार देख लेना कि कौन सा इंडेक्स है, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट इन दिस वीडियो। तो ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंड एएस 32 के हिसाब से अकाउंट किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन एंड इंड एएस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर है बायोलॉजिकल एसेट्स आते हैं जो इंड एएस 41 जिसको कवर करता है एग्रीकल्चर। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होगा, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो भी लिविंग एनिमल्स है या प्लांट्स है, एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट टू बी अकाउंटेड अंडर इंडेस 41। इसको हम इंडेस 41 के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट देंगे। नोट पे क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 41 एग्रीकल्चर इन्वेंट्रीज कंप्राइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट एन एंटिटी हैज हार्वेस्टेड फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसेट। अब जैसे कि ऑरेंज ट्री से अगर ऑरेंज इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो ऑरेंज विल बी कंसिडर अंडर इंड एएस 2 इन्वेंट्री। ठीक है, आर मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एट देयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इसको इस पे मेजर करते हैं तो फेयर वैल्यू पे क्या उसकी फेयर वैल्यू क्या है, माइनस कॉस्ट टू सेल। दिस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद इंड एएस 41 विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज। उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे उस डेट पे इंड एएस 2 के एप्लीकेशन के लिए।
अब ये स्टैंडर्ड किसको एप्लीकेबल नहीं है? दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई, ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब इंडेक्स 41 में कवर हो गए, इसलिए वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट होने के बाद, अगर बिफोर हार्वेस्ट है तो वो इंड एएस 41 के लिए एप्लीकेबल होंगे। एंड मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट, इसका भी अलग इंड एएस है। टू द एक्सटेंट दैट दे आर मेजर्ड एट, कितना एक्सटेंट पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, इन अकॉर्डेंस विद वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस इन दोज इंडस्ट्रीज। अब जब इन्वेंट्री को एनआरवी पे मेजर करते हैं तो उसमें चेंजेस जो आते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, किस पीरियड में, जिस पीरियड में वो चेंज हुआ है उस पीरियड में उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स को, हु मेजर देयर इन्वेंट्रीज एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स को भी एप्लीकेबल नहीं है जो इन्वेंट्री को मेजर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अब जब वो इन्वेंट्री नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड मेजर होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो जो भी चेंजेस है वो रिकॉग्नाइज होगा P&L में इन द पीरियड ऑफ चेंज। जो हमने अभी ऊपर देखा वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, पीरियड ऑफ चेंज में वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। अब ब्रोकर ट्रेडर्स का कंसेप्ट दिया है यहाँ पे छोटा सा। ब्रोकर ट्रेडर्स क्या होते हैं? ब्रोकर ट्रेडर्स आर दोज हु बाय और सेल कमोडिटीज फॉर अदर्स। जो ब्रोकर का काम करते हैं, दैट इज कमीशन का, जो कमोडिटीज परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे किसी और के लिए या फिर उनके खुद के अकाउंट के लिए, वो अक्वायर करते हैं इन्वेंट्रीज को। क्यों अक्वायर करते हैं? उनका प्रिंसिपल मोटिव होता है उसके पीछे कि उसे सेल करना है आने वाले फ्यूचर में, उससे प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइस और ब्रोकर ट्रेडर मार्जिन, प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, उससे प्रॉफिट जनरेट करना है। व्हेन दीज इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जब इसे इस पे मेजर करेंगे तो वो एक्सक्लूड होगा फ्रॉम ओनली द मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अगर वही सेम ऊपर भी अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर किया है तो वो एक्सक्लूजन में आएगा। ये इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेलिवेंट डेफिनेशंस है, फॉलोइंग आर द की टर्म्स यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड। इन्वेंट्रीज आर असेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हमने नॉर्मल इन्वेंट्री के चैप्टर में भी देखा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक असेट है, इट इज़ अ करंट असेट, इन्वेंट्री इज अ करंट असेट, स्टॉक है, वो सेल के लिए रखी रहती है बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में, और अगर वो सेल के लिए है इट मीन्स वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई है, तो इट इज़ अ फिनिश गुड्स। दूसरा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वो सेल को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री में भी कवर होगा। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल या फिर सप्लाई के फॉर्म में भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होंगी, जो मटेरियल से WIP से फिनिश गुड्स बनते हैं वो मटेरियल जो है वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होंगी। और इन द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज देने के लिए जो काम आती है मटेरियल या सप्लाईज, दैट इज द रॉ मटेरियल, वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी। ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड आपको MCQs एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे चार्ट में वही दिया है, इन्वेंट्रीज आर असेट held for sale in the ordinary course of business in the process of production of such sale in the form of materials and supplies। अब इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड होंगे? इन्वेंट्रीज encompasses of गुड्स परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल, जो हमने गुड्स खरीदे और वो रीसेल के लिए है, ठीक है। अगर वो फिक्स पर्पस के लिए परचेज किया है हमारे तो वो फिक्स्ड असेट में आएगा, लेकिन अगर वो रीसेल के लिए है तो वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। इसमें एग्जांपल दिया है, मर्चेंडाइज परचेज किया है रिटेलर ने और उसको रीसेल के लिए रखा है, या फिर लैंड एंड प्रॉपर्टी परचेज की और अगर उसे रीसेल के लिए रखे हो तो लैंड एंड प्रॉपर्टी इन्वेंट्री है, लेकिन अगर उसे फिक्स्ड यूज के लिए हमारे बिजनेस में रखे तो दैट इज नॉट इन्वेंट्री। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस और वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी एंड इंक्लूड्स, जो भी फिनिश गुड्स है WIP है, और उसमें मटेरियल्स एंड सप्लाईज रॉ मटेरियल भी कवर होंगे। अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है वो इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट इनकर टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉस्ट खर्चा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में कस्टमर के साथ, जिससे कोई इन्वेंट्री जनरेट नहीं होती है, वो इंड AS 115 में कवरेज है उसका, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है जिससे कोई इन्वेंट्री बन नहीं रही है, वो इंड AS 115 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, एक देख लेते हैं।
एज पर इंड एस 2 इन्वेंट्री इंक्लूड मटेरियल एंड सप्लाईज, ये हमने देखा अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पूछ रहा है कि वेदर पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल, जो भी पैकिंग मटेरियल और पब्लिसिटी मटेरियल है वो कवर होगा क्या, आर कवर्ड बाय द टर्म मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। इसका आंसर है वाइल द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो भी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, जो फिनिश गुड्स बनने के टाइम पे जो पैकिंग होती है वो इंक्लूड हो सकती है मटेरियल्स एंड सप्लाईज में, लेकिन जो सेकेंडरी पैकिंग है, जो पब्लिसिटी के लिए एक्स्ट्रा हम ऊपर कवर वगैरह गिफ्ट पैक करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती है क्योंकि वो सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, दीज आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड एज पर इंड एस 2। इसे हमें एक्सक्लूड करना है। तो समराइज वे में से कहें तो जो प्राइमरी है वो इंक्लूड होगा और जो सेकेंडरी है वो एक्सक्लूड होगा इंड एस 2 में। For this purpose, the primary packing material is one which is essential to bring an item of inventory to its saleable condition। मैंने भी आपको यही एक्सप्लेन किया, वो सेलेबल कंडीशन में आने के लिए, जैसे बॉटल्स, कैंस, वो दैट प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। फूड्स एंड बेवरेजेस में अगर कोका कोला की बॉटल है, कोका कोला को जिसमें फिल करते हैं बॉटल या केन, वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। अदर पैकिंग मटेरियल, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट या फिर फॉरवर्डिंग करने के लिए जो भी मटेरियल लग रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा इन्वेंट्री में, वो क्योंकि वो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल के नेचर का है। नेक्स्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब यह एक्चुअल नहीं है, हम एस्टिमेट करते हैं क्या सेलिंग प्राइस है बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में, माइनस क्या करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये भी एस्टिमेशन है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, कंप्लीशन का कॉस्ट और सेल को करने का कॉस्ट। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट अमाउंट होगा। ठीक है, नेट अमाउंट क्या है? नेट estimated selling price minus estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। net realizable value refers to net amount, जो भी net amount रहेगा जो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है रियलाइज करने से, उसकी अगर वो सेल करती है इन्वेंट्री को तो वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है कि उसे कितना अमाउंट रियलाइज होगा, उसे कितना अमाउंट मिलेगा बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में। fair value reflects the price at which an orderly transaction to sell the same inventory in the principal or most advantageous market for that inventory would take place। fair value मतलब जो बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, वो प्राइस जो एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री को सेल करने का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है प्रिंसिपल मार्केट में, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है। फॉर्मर फॉर्मर मीन्स जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है पहले वाली, वो एक एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन जो लेटर है वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर इन्वेंट्री मे नॉट इक्वल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ज़रूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वैल्यू से मैच करें। अब फेयर वैल्यू मतलब क्या? फेयर वैल्यू इज द प्राइस, ये हमने अभी ऊपर देखा, दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट, जो मिलेंगे अगर असेट को बेचे या फिर लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो भी अमाउंट दे। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में एट द मेजरमेंट डेट। इंड एस 113 ट्रीट करता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट को। नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर इन्वेंट्रीज में नॉट इक्वल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जरूरी नहीं है कि वो सेम हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, एक एंटिटी है इन्वेंट्री होल्ड कर रही है 10,000 यूनिट्स की और वो मार्केट में सेल करती है कर सकती है ₹10 ईच पे। द एंटिटी हैज़ एन ऑर्डर इन हैंड टू सेल द इन्वेंट्रीज एट 11। अब एंटिटी के पास एक ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर का ऐसा है कि वो हम ₹11 पे तुम्हारी परचेस कर लेंगे। इट मीन्स एंटिटी सेल कर सकती है 11 पे। तो इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट हो गई 0.5 पर यूनिट दी हुई है। इस सिचुएशन में फेयर वैल्यू क्या होंगी? ₹10। ठीक है, मीन्स मार्केट वैल्यू ₹10 है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होंगी? 10.5, दैट इज 11 माइनस 0.5। ठीक है, 11 माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 0.5 इज 10.5। अब डिफरेंस दिया है एनआरवी और फेयर वैल्यू का, ये मैंने भी आपको ऊपर यही बताया कि एनआरवी मतलब वो अमाउंट जो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है रियलाइज करने में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अगर वो इन्वेंट्री सेल करती है। और फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, इट इज़ बेसिकली द मार्केट वैल्यू, जो एक नॉर्मल आर्म्स लेंथ प्राइस है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। और इसका मेजरमेंट बेस क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है। इसका मतलब होता है कि वो अमाउंट जो एंटिटी एक्चुअली एक्सपेक्ट करती है, अगर वो
पर्टिकुलर इन्वेंट्री को सेल करती है तो उसे उतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट बेस्ड है, वो डिपेंड करता है, वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होती है वो वैल्यू, इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज ये, इट इज़ अ यूनिवर्सल एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और ये किस हिसाब से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के हिसाब से ये फॉर्मूला दिया गया है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा ये वही है, उतना ही आपको इंडेक्स 2 में देखना है। बेसिक खरीदने का कॉस्ट, उसको कन्वर्ट करने का कॉस्ट, ठीक है, जैसे WIP रॉ मटेरियल टू WIP टू फिनिश गुड्स, और बाकी कॉस्ट जो इनकर हुए हैं इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए, वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगा। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब परचेज प्राइस और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर टैक्सेस जो भी है, और क्या माइनस होगा अगर वो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल एंटिटीज, जैसे कि GST होगा, अगर GST रिकवरेबल है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हैंडलिंग, ये जो भी फ्रेट ऑक्ट्रा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये सब ऐड होगा। और बाकी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है फिनिश गुड्स को परचेज करने के लिए, मटेरियल्स को एंड सर्विसेज के लिए, और कोई भी अगर ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, रिबेट हो रहा है और कोई भी सिमिलर आइटम्स है उसको डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए, ठीक है, जो भी डिस्काउंट रिबेट्स है उससे हम माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में यहाँ पे वही दिया है चार्ट में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं। ABC ने गुड्स परचेज किया ओवरसीज सप्लायर से, इट इज रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स X, कोटेड प्राइस है 1200 पर यूनिट, लेकिन ABC ने नेगोशिएट किया और ट्रेड डिस्काउंट 5% उसको मिला ऑर्डर के साइज पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर था। अब द सप्लायर ऑफर्स एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज, अगर 30 डेज में पेमेंट होगा तो डिस्काउंट चाहिए सप्लायर को 2%। एंड ABC इंटेंड्स टू अचीव दिस, ABC चाहता है कि उसे अचीव करें ताकि वो डिस्काउंट अप्लाई कर सके। इम्पोर्ट ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटीज 60 पर यूनिट है, उसे पे करना है बिफोर द गुड्स आर रिलीज्ड थ्रू कस्टम, कस्टम ड्यूटी पे करना है 60 पर यूनिट। वंस द गुड्स आर रिलीज्ड थ्रू कस्टम्स, ABC लिमिटेड मस्ट पे अ डिलीवरी कॉस्ट, उसके बाद उसे डिलीवरी कॉस्ट भी पे करना है 5000 का, कंपोनेंट्स को वेयरहाउस में ले जाने के लिए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब परचेज प्राइस है 1000 इंटू 1200, देखो 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स इंटू 1200 पर यूनिट इंटू 95%, मतलब अगर या तो हम इस अमाउंट को -5% करें तो वही आएगा इंटू 95%। इम्पोर्ट ड्यूटीज हम ऐड करेंगे 1000 इंटू 60, ठीक है, ये 60 पर यूनिट और कितने यूनिट्स है 1000। फिर डिलीवरी कॉस्ट को भी ऐड करना है, जो भी डिलीवरी ऑक्ट्रा, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ये सब ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 12,05,000। और जो सेटलमेंट डिस्काउंट का इंटेंशन है रेलिवेंट है, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका हमारे इन्वेंट्री के कैलकुलेशन से कोई रेलिवेंस नहीं है। दिस सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2%। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, और अदर डायरेक्ट कॉस्ट। और क्या इंक्लूड है, सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका अलोकेशन जो है, जो इनकर होता है कन्वर्ट करने में मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में, वो भी इसमें इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। देन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड से समझ में आ रहा है कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, वो भले कितना भी प्रोडक्शन हो, जैसे कि रेंट, भले ही तुम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या 10,000 प्रोड्यूस करो, तुमको शॉप का रेंट उतना पे करना ही है, दैट इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड राइट ऑफ यूज एसेट जो भी होते हैं, या फिर रेंट का खर्चा हो, एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी पे, इसको अलोकेट करेंगे जो भी नॉर्मल कैपेसिटी है। नॉर्मल कैपेसिटी यानी क्या, जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रही है अचीव होना चाहिए इतना, एक नंबर और एवरेज नंबर ऑफ पीरियड्स पे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी, उसमें लॉस भी लेंगे, कैपेसिटी का कितना लॉस हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस।
और एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर वो अप्रॉक्सीमेट होता है नॉर्मल कैपेसिटी से कम ज़्यादा बस है उसका कैलकुलेशन, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन लेवल्स बहुत ही एबनॉर्मली लो है, अनएलोकेटेड ओवरहेड्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपेंसेस में, ठीक है, जिस पीरियड में वो इनकर हो रहा है। और अगर एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन है तो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन उससे डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट इन्वेंट्रीज आर नॉट मेजर्ड अबाउ कॉस्ट। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? वेरिएबल जो नंबर ऑफ यूनिट्स जितना प्रोड्यूस किया उस हिसाब से अगर वो वेरी करता है अमाउंट, दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट में वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली with the volume of production such as indirect materials and indirect labor. Variable production overhead are allocated to each unit of production. इसको पर यूनिट पे allocate करेंगे, ठीक है, इसको पर यूनिट बेसिस पे लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज, जो कितना एक्चुअली यूज हुआ है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड उसे एब्जॉर्ब करना है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इवन इफ दिस इज नॉट अचीव्ड इन अ पीरियड। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी अनयूजुअल है तो ओवरहेड या तो अंडर हो सकते हैं या फिर ओवर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इंटरप्शन भी हो सकता है प्रोडक्शन में while cost still are being incurred. फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्लूटो लिमिटेड हैज अ प्लांट, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की पर एनम, पर ईयर 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की नॉर्मल कैपेसिटी है। उसका एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है 15 lakhs। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी 3 पर यूनिट है, इट मीन्स 15 lakhs डिवाइड बाय 5 यूनिट, 5 लाख यूनिट इज 3 पर यूनिट। अब केस 1 दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट हो रहा है, fixed overhead on the basis of normal capacity and actual overhead will lead to same figure। अगर actual production भी उतना ही हो रहा है तो यहाँ पे पर यूनिट बेसिस भी सेम आएगा, तो एडवाइजेबल है कि तुम नॉर्मल कैपेसिटी यूज करो, इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड दिस ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 यूनिट्स है, इट मीन्स कम है, ठीक है, 5 लाख की नॉर्मल कैपेसिटी थी और एक्चुअल हुआ है 3,75,000 यूनिट्स, तो जो फिक्स्ड ओवर रेट है वो चेंज नहीं होगा, भले कितना भी आउटपुट चेंज हो, और वो कांस्टेंट ही रहेगा 15 लाख पे। तो ओवर हेड एक्चुअल बेसिस पे चेंज होंगे, जो रहेंगे 15 लाख। यहाँ पे क्या हुआ, 15 लाख का एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवर हेड डिवाइड बाय करेंगे हम, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3,75,000 यूनिट्स, तो एक्चुअल अमाउंट है ₹4 पर यूनिट। तो हेंस अगर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे 4 ईच पे फिक्स्ड ओवरहेड पर्पस के लिए, तो इट विल बी ओवर वैल्यूड एंड लॉस ऑफ 3,75,000। जो 3,75,000 का लॉस हो रहा है उसको भी इंक्लूड करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री में, उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इंक्रीज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एडवाइजेबल है कि इंक्लूड करो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट को नॉर्मल कैपेसिटी पे टू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो 3,75,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है इंटू 3 पर यूनिट, ठीक है। 3 पर यूनिट कहाँ से आया, दिस नॉर्मल कैपेसिटी का लेंगे हम, और जो बैलेंस है 3,75,000 वो ट्रांसफर करो P&L में। सेम अगर यहाँ पे अब केस 3 है, एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होंगे आउटपुट के साथ, वो कांस्टेंट ही रहेंगे, और एक्चुअल बेसिस पे ओवरहेड क्या होंगे, 15 लाख डिवाइड बाय 7,50,000। अब इन्वेंट्री को वैल्यू करना है 3 ईच पे फिक्स्ड ओवरहेड पर्पस के लिए। वी विल बी एडिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू इन्वेंट्री विच एक्चुअली हैज नॉट बीन इनकर्ड। अब एट 3 पर यूनिट द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कम्स टू 22,50,000 आ रहा है, जबकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख, ये सब इट मीन्स फिक्स्ड ओवरहेड ज़्यादा दिख रहा है। तो एडवाइजेबल है कि फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड करो ऑन एक्चुअल बेसिस 7,50,000 इंटू 2 पे। इतना आपको डिटेल में एमसीक्यू एग्जाम में वैसे नहीं पूछेगा, ये आप जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखो। फिर इलिस्ट्रेशन 3 दिया है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इतने बड़े आपको अब नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ये देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का। एबीसी मैन्युफैक्चर्स control units for air conditioning system. Each control unit require the following: one component X, हर एक कंट्रोल यूनिट को ये मटेरियल्स है X और Y, एक कंपोनेंट लगेगा, कॉस्ट है X की 1,205 और Y है 800, सन्ड्री रॉ मटेरियल्स है एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। द कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंस है रेंट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट,
ईच यूनिट टेक 2 आवर्स टू असेंबल, एक यूनिट को 2 घंटे लग रहे हैं वर्क करने में, असेंबल होने में। प्रोडक्शन वर्कर्स को पे करते हैं ₹300 पर आवर, आर्ली बेसिस पे 300 पे करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन आर्ली रेट। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ है 1000 आवर्स। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अभी कॉस्ट निकालना है। तो मैंने बताया ये मटेरियल है एक्स और वाई। कॉस्ट ऑफ सिंगल कंट्रोल यूनिट, तो हम 1205 अभी हमने ऊपर देखे और 800। सन्ड्री रॉ मटेरियल्स का 150 देखा हमने, और लेबर को हम दे रहे हैं 300 पर आवर के बेसिस पे, 300 पर आवर, और है 2 आवर्स। यहाँ हमने देखा था कि ईच यूनिट टेक 2 आवर्स टू असेंबल, तो 300 इंटू 2। और प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा, ये जो फिक्स्ड ये है 16,500 प्लस 7,500 डिवाइड बाई 1000, इसको हम डिवाइड करेंगे 7,500 डिवाइड बाई 1000 और इंटू 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट को असेंबल होने में। तो 16,500 और यहाँ पे है 7,500, नंबर ऑफ आवर्स है 1000। हम दोनों को डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 आवर्स, हमें सिर्फ उस आर का ही निकालना है, एक यूनिट का निकालना है, 2 आवर्स पर यूनिट का। तो हम इसे ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई 2803 रुपीज़ की। और जो भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, या मैंने अभी आपको बताया इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10,000 का। ऐसे कैलकुलेशंस होंगे। नेक्स्ट इज अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितना इंक्लूड होगा, ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। और कॉस्ट क्या एक्सक्लूड करना है इन्वेंट्री से, और उसे हम P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट का हो रहा है। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस, अब इसमें भी एक है कंडीशन, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर फॉर द प्रोडक्शन स्टेज। अगर वो नेसेसरी है तो उसे इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर अननेसेसरी कॉस्ट है तो उसे एक्सक्लूड करेंगे स्टोरेज कॉस्ट को। एग्जाम्पल है द प्रोडक्शन ऑफ विस्की इन्वॉल्व्स द डिस्टिलिंग ऑफ एज्ड विस्की इन अ कास्क प्रायर टू बॉटलिंग। उसको बॉटल में फिल करने के पहले उसे डिस्टिल करना पड़ता है कास्क में, उसको कैपिटलाइज करेंगे एज एजिंग इज इंटीग्रल। अब एजिंग का इंटीग्रल पार्ट है फिनिश गुड्स को बनाने का, उसे सेलेबल ट्रीट कर प्रिपेयर करने का, तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। इट मीन्स उसे हम फिक्स्ड एसेट में ट्रीट करेंगे, ना कि इन्वेंट्री में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कंट्रीब्यूट नहीं करता इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए, उसे एक्सक्लूड करना है। सेलिंग कॉस्ट को भी एक्सक्लूड करना है। हाँ, बोरिंग कॉस्ट का इंडेक्स है 23, मैंने उस टाइम पे 32 बोली थी, 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बोरिंग कॉस्ट का इंडेक्स 23। The extent to which borrowing cost is included in the cost of inventory is determined on the basis of requirement of Ind AS 23। अब borrowing cost में से कितना इंक्लूड होगा इन्वेंट्री में, कि Ind AS 23 हम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब यहाँ दिया है Ind AS 23 का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट, ये क्या रिक्वायर है। Ind AS 23 रिक्वायर्स दैट borrowing cost should be capitalized on qualifying assets। qualifying asset पे capitalize करना है, but scopes out inventories that are manufactured in large quantities on a repetitive basis। It also clarifies that inventories manufactured over a short period of time are not qualifying asset। अगर inventory short period of time में बन रही है, it means कि वो qualifying asset नहीं है। और qualifying asset मतलब जो normal more than one accounting year, it means more than a period of 12 months लेता है finished goods में convert होने में। However, any manufacturer that is producing small quantities over a long period of time has to capitalize borrowing cost। Capitalize करना उसे borrowing cost में। फिर यहाँ conversion cost का example दिया है। A dealer has purchased 1000 cars, cost है ₹2,80,000 each। एक कार की कॉस्ट 2,80,000 डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आगे करेंगे एज 25,000 पर मंथ। एक कार की एक मंथ पे 25,000 पे करेंगे मंथली, और पे करना है 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब एज एट ईयर एंड 31 मार्च 20 कार्स आर इन स्टॉक, 20 कार्स स्टॉक में रखी है।
what would be the cost of goods sold, finance cost and inventory carrying amount. अब deferred payment है 25,000 इंटू 12, ठीक है, 25,000 पर मंथ इंटू 12 इंस्टॉलमेंट है, और कैश प्राइस है 2,80,000। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 20,000, इट मीन्स 20,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। इट मीन्स कि अगर वो अभी पे करता है तो 2,80,000 उसको लगते हैं, लेकिन अगर वो आगे पे कर रहा है तो उसको 3 लाख लगेंगे। इट मीन्स 20,000 का एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 2,80,000 इंटू 20 कार्स। फाइनेंस कॉस्ट हम जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो भी हम ऐड करेंगे इंटू 1,000 कार्स, ठीक है, 1,000 कार्स है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 980 कार्स इंटू 2,80,000। अब 980 कार्स कहाँ से आई, 1,000 कार्स है उसमें से 20 ये परचेज किया है 1,000 कार्स और 20 कार्स स्टॉक में है, तो जो बैलेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो जितने भी कार सोल्ड हो गई है 980 कार सोल्ड हुई है उसकी कॉस्ट है कैश प्राइस 2,80,000। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज का मेजरमेंट। ये चार्ट पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इन्वेंट्री मेजर होती है एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये हमने अभी देखा। कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट भी आएंगे। परचेज कॉस्ट में ये सब मैंने भी आपको ऊपर बताया, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब इंक्लूड होगा। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स डिडक्ट हो गए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स आएगा। अब ओवरहेड्स में फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड आएगा, ठीक है, हमने उसका कंसेप्ट अभी ऊपर देखा। अब फिक्स्ड ओवरहेड में अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ही है, सेम है अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड। लेकिन अगर कम है एक्चुअल प्रोडक्शन, ये सब हमने अभी ऊपर देखा है तो ये वापस मैं रिपीट नहीं करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे है अदर कॉस्ट में कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री और बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट में जो इन्वेंट्री के लिए जितना रिकॉग्नाइज होगा हम वही लेंगे, उसके लिए हम इंड AS 23 रेफर करेंगे। और इसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ये सब अभी जितना भी मैंने समझाई उसका ओवरव्यू दिया है यहाँ पे, या फिर फुल फॉर्म है एनआरवी का, एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये नॉर्मल कैपेसिटी है, ओवरहेड है। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है, वीनस ट्रेडिंग कंपनी कार परचेज कर रही है सेवरल कंट्रीज से और सेल करती है एशियन कंट्रीज को। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, खर्चा इनकर किया, ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, हैंडलिंग कॉस्ट, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन, आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज, कॉस्ट ऑफ परचेज, फ्रेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ परचेज, brokerage commission paid to agent, paid to indenting agent, evaluate which costs are allowed by IND AS 2। अब IND AS 2 में क्या इंक्लूड होंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में वीनस की बुक्स में। अब यहाँ पे दिया है आपको सॉल्यूशन, आइटम्स नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 अलाउ है IND AS 2 के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब सैलरी तो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड, तो सैलरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेल्स कमीशन इज अ सेलिंग ओवरहेड और आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट भी सेलिंग ओवरहेड है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, तो वो IND AS 2 के हिसाब से इट इज एक्सक्लूडेड फॉर, इट इज़ नॉट अलाउड बाय IND AS 2 फॉर इंक्लूजन इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और उसे एक्सपेंस ऑफ करेंगे P&L में, हम उसे P&L में राइट ऑफ करेंगे, और अगर वो इन्वेंट्री है तो ये उसे करंट असेट में ऐड करेंगे। तो कौन सी इन्वेंट्री है 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10। ट्रेड डिस्काउंट लेंगे हम, हैंडलिंग कॉस्ट दिस इज एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड। 6 है इम्पोर्ट ड्यूटी, वो भी लेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज भी लेंगे, फ्रेट, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज भी हम ऐड करेंगे, ब्रोकरेज कमीशन। 7th illustration है, as per IND AS 2 selling costs are excluded from the cost of inventories and are required to be recognized as expense in the period in which these are incurred. Whether the distribution cost would now be included in the cost of inventories under IND AS 2, distribution cost भी add करना है क्या। अब क्या solution दिया है देखो, selling and distribution cost are generally used as single term,
हम एक साथ ही लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट इनकर होते हैं सेल को अफेक्ट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर करता है सेलर सेल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कि गुड्स अवेलेबल हो बायर को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल टू द पॉइंट एट विच बायर टेक्स पोजीशन। सिंस दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने के लिए, ये सब आफ्टर सेल एक्सपेंसेस है, तो ये सब आफ्टर सेल एक्सपेंसेस है, तो वो इंक्लूड नहीं है, तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। तो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन इंडेक्स टू, दीज कॉस्ट वुड कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हम इसे एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से। फिर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, हम इसे अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स है तो उसे कैसे अलोकेट करेंगे। अभी हम चार्ट में देखते हैं तो समझेगा। When more than one product is produced in the process, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आउटकम जॉइंट प्रोडक्ट है और अगर आउटकम है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, दो आउटकम है, ठीक है, तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। वो थियरी समझने से बेटर आप ये समझ लो चार्ट को, तो आपको इजी जाएगा। अब अगर जॉइंट प्रोडक्ट आउटकम है तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, वो अलग से जो शो हो रहे हैं अगर दोनों जॉइंट प्रोडक्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन सेपरेट कॉस्ट इनकर, ठीक है। अगर दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं तो जो भी कॉस्ट उस पर लगा है उतना ही कॉस्ट लेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो उसको कैसे अलोकेट करना है। रिलेटिव सेल्स वैल्यू, जो उसकी सेल वैल्यू है उस बेसिस पे उसे अलोकेट करना है ऑफ ईच प्रोडक्ट, आइदर एट द स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन द प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल और एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। तो उसे हम अलोकेट करेंगे सेल की वैल्यू पे उसकी, सिंपल। अब आउटकम अगर है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, व्हेन द बाय प्रोडक्ट इज इमटेरियल, अगर बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है तो उसे एनआरबी पे ले लो, ठीक है, और इस वैल्यू को डिडक्ट कर सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट मटेरियल है तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करना है और अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटिंग वैसे ही करनी है जॉइंट प्रोडक्ट की, जो हमने यहाँ पे देखे फर्स्ट में। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, ये इतना बड़ा वैसे आपको नहीं आने वाला, तो ये अभी आपको एमसीक्यू के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका डेप्थ में करना है स्टडी तो आप ये समझ सकते हो, आप ये पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज 41। एग्रीकल्चर के हिसाब से इन्वेंट्री में क्या आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट एन एंटिटी हैज हार्वेस्टेड, इट मीन्स अगर वो ऑरेंज ट्री में से ऑरेंज निकाल लिया, ठीक है, तो हार्वेस्ट कर लिया उसे, तो बायोलॉजिकल असेट्स में से उसको हम किस पे मेजर करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन पे स्टार्टिंग में हम उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट में क्या कॉस्ट हुआ सेल करने का, उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करेंगे उस डेट पे स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन करें, ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मेजरमेंट टेक्निक्स दी है रिटेल मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मटेरियल, जो भी नॉर्मल लेवल है कितना मटेरियल सप्लाई लगा, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसे रेगुलरली रिव्यू करते हैं और रिवाइज करते हैं जब भी नेसेसरी होता है। रिटेल मेथड में क्या होता है, कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू, सेल वैल्यू में से एक परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन को माइनस करेंगे तो कॉस्ट निकलेंगी, वो परसेंटेज हम लेंगे इन्वेंट्री को मार्कडाउन की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, उसको बिलो इट्स ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन द रिटेल इंडस्ट्री फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स दैट हैव सिमिलर मार्जिन, ये रिटेल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जिसमें ग्रॉस मार्जिन हम डिडक्ट करते हैं वो रिटेल है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सो दैट इज द रिटेल मेथड। The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its, ये इतना आपको बाकी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इतना थ्योरी में जाने की। एमसीक्यू एग्जाम के लिए आप बेसिक थोड़ा ध्यान में रखो, दैट इज सफिशिएंट। अब इन्वेंट्री टेक्निक है, यहाँ पे कॉस्ट फॉर्मूला दिया है, हम चार्ट देखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, इन्वेंट्री अगर इंटरचेंजेबल है और अगर इन्वेंट्री अगर इंटरचेंजेबल नहीं है, अगर इंटरचेंजेबल है तो दो मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड।
अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है। और नॉन हिस्टोरिकल में रिटेल, जो हमने अभी दिए दो मेथड्स देखे वो आएंगी, रिटेल और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस बोलेंगे इसे। और सेकेंड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब रिटेल इन्वेंट्री और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या होंगे, ये कब यूज़ होंगी, जब बहुत सारे रैपिडली चेंजिंग आइटम्स हैं सिमिलर मार्जिन की। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कब यूज़ होंगी, नॉर्मल लेवल्स जो रिव्यू करते हैं रेगुलरली। अब रिटेल इन्वेंट्री या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में कॉस्ट डिटरमाइन होगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सेल में से माइनस करेंगे ग्रॉस मार्जिन तो आ जाएगा आपका कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में जो हम कॉस्टिंग में देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट के लेक्चर में जो हम आप देखोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के टॉपिक में मटेरियल, लेबर, कैपेसिटी, हम उस बेसिस पे वैल्यू करेंगे इन्वेंट्रीज को। लेकिन अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है तो हम फॉलो करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जनरली अभी किस में काम आता है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ज्वेलरी एंड टेलर मेड इंडस्ट्रीज में ये यूज होती है। बस ये थ्योरी में वही लिखा था जो मैंने भी आपको ऊपर बताया। और ये फीफो, वेटेड एवरेज, ये हमने इन्वेंट्री के जो इन्वेंट्री का चैप्टर था उसके एमसीक्यूज में भी हमने देख लिया। फीफो मेथड है, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये सब हमने पहले कंसिडर कर लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, आइडेंटिफाइड एक्चुअल कॉस्ट और अदर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री को अप्लाई करेंगे या तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज। लीफो इज नॉट परमिटेड एज पर इंडियाज टू। ये जो कैलकुलेशन है ये सब आप इन्वेंट्री के टॉपिक में जाके देख सकते हैं। एनआरवी का क्या, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, एनआरवी के मैंने भी आपको बताया, इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में नॉट बी रिकवरेबल, अगर इन्वेंट्री डैमेज हो गई है तो उसकी कॉस्ट हमें नहीं मिल सकती है। इफ दे बिकम होली और पार्शली ऑब्सोलेट, या फिर उसकी सेलिंग प्राइस में डिक्लाइन वैल्यू आ गई है, तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गया है। तो अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। Whether the following costs should be considered while determining the net realizable value of inventory। एनआरवी निकालने के लिए ये सब कॉस्ट हमें देखना है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इंडेस टू एनआरवी को डिफाइन क्या करता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है, कॉस्ट इनकर होते हैं कन्वर्ट करने में डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में। सिंस दीज कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट, ठीक है, कंप्लीशन कॉस्ट के नेचर क्या है, तो इसको हम डिडक्ट करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। और गाइडेंस नोट बोलता है ट्रेड डिस्काउंट को कैसे डिफाइन करता है, अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर, सप्लायर एक रिडक्शन देता है गुड्स की लिस्ट प्राइस में से। और किस कंसिडरेशन पे, अदर देन प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट का है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, अगर तुम जल्दी पेमेंट करो, सॉरी कैश डिस्काउंट, अगर तुम जल्दी पेमेंट करो तो तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके अलावा जो भी कंसिडरेशन है वो आएगा ट्रेड डिस्काउंट में। हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से। और कैश डिस्काउंट मतलब क्या, रिडक्शन देता है सप्लायर गुड्स की इनवॉइस प्राइस से। किस, क्यों रिडक्शन देता है, अगर वो इमीडिएट पेमेंट करे या फिर टाइम पीरियड के टाइम फ्रेम के अंदर ही पेमेंट करे तो उससे रिडक्शन मिल जाता है कस्टमर को। ये जो कॉस्ट है ये इनकर होते हैं सेल प्रोसीड्स को रिकवर करने के लिए या फिर और बिफोर द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर। इन अदर वर्ड्स दीज कॉस्ट आर नॉट इनकर टू मेक द सेल, ये सेल के लिए इनकर नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेल प्रोसीड्स को रिकवर करने के लिए इनकर होते हैं। देयरफॉर इसे हमें एनआरवी के लिए कंसिडर नहीं करना है। बस ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये जो इतने बड़े क्वेश्चन है ये आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। यहाँ पे आपको एनआरवी निकालना है। पी की 100 यूनिट से एक बार शॉर्ट पे देख लेते हैं। पी एज 100 यूनिट्स, इसकी कैरिंग अमाउंट है 10, करंट मार्केट प्राइस है 8। कंपनी पी हैज़ अ फर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी क्यू टू सेल 60 यूनिट्स एट 11 per unit which cannot be settled net। Estimated incremental selling cost है 1 per unit। एनआरवी निकालना है कंपनी पी की इन्वेंट्री की। एनआरवी टेस्ट के लिए एनआरवी ऑफ 60 यूनिट्स दैट विल बी सोल्ड टू कंपनी क्यू
अब 11 में से हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, इसे हम डिडक्ट करते हैं हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से। तो 11 माइनस 1 10 आ गया, और एनआरबी है रिमेनिंग 40 यूनिट्स की, 60 यूनिट्स तो सेल होगा, तो इट मीन्स रिमेनिंग 40 यूनिट्स की एनआरबी 40 एट द रेट ऑफ 7 आएगा। अब 7 कैसे आएगा देखो, 8 है करंट मार्केट प्राइस माइनस 1 इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, तो कंपनी पी विल राइट डाउन दोज रिमेनिंग 40 यूनिट्स बाय 120, 40 इंटू 3, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गई, गुड्स कंपनी क्यू को सोल्ड करेंगे 60 यूनिट्स, ठीक है, इंटू 10 पे, और रिमेनिंग गुड्स है 40 यूनिट्स इंटू 7 पे वो रिकॉर्ड करेंगे, तो टोटल इज 880। बस ज़्यादा उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये आगे इतनी बहुत थेरोटिकल है, ये चार्ट्स देख लेते हैं। मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर फिनिश गुड्स को कॉस्ट के ऊपर सेल किया गया और फिनिश गुड्स को एनआरबी पे सेल किया गया, अगर फिनिश गुड्स को सोल्ड एट कॉस्ट और अबाव कॉस्ट तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर ट्रीट करेंगे, और अगर फिनिश गुड्स को एनआरबी पे सेल किए हैं तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेंगे एज एनआरबी। ये आपको आ सकता है एमसीक्यू में, ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस। इन्वेंट्री को हम एक्सपेंस कब ट्रीट करेंगे, इट मीन्स हम कब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड विल जनरली बी, कितना ट्रीट करना है, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, इन्वेंट्री सोल्ड इन द पीरियड इन विच रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, जिस पीरियड में वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है उस पीरियड में उसे रिकॉर्ड करना है। और जो भी राइट डाउन है इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, अगर हम उसे राइट डाउन करते हो, जो भी लॉसेज हो रहे हैं नॉर्मल लॉस वगैरह, उसे एक्सपेंस करना है जिस पीरियड में वो एक्चुअली हो रहा है। और हम क्या माइनस करेंगे, अगर उसका रिवर्सल हो रहा है, राइट डाउन का रिवर्सल हो रहा है, तो उसे हम माइनस उसमें से डिडक्ट करेंगे। अब डिस्क्लोजर क्या करेंगे, ये आपको आ सकता है एमसीक्यू में। मेन आपको एमसीक्यू में क्या आएगा, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, डेफिनेशन, डिस्क्लोजर और मेजरमेंट वगैरह। मेजरमेंट का भी बेसिक आएगा। अब डिस्क्लोजर देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे पहले, कि हम इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। फिर उसके बाद आएगा कि हमने कैराइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है, उसका क्लासिफिकेशन दो। कॉमन क्लासिफिकेशन रहेगा मर्चेंडाइज, प्रोडक्शन सप्लाईज, मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ऐसे क्लासिफिकेशन रहेंगे इन्वेंट्री के। कॉमन रहता है रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ठीक है। फिर अगर इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैरी किया है तो उसका भी कैरिंग अमाउंट आएगा। पी एंड एल में कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज किया है, कितना राइट डाउन किया है, कितना रिवर्सल हुआ है राइट डाउन का, ठीक है, वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अब नॉर्मल लॉस वगैरह तो वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उसका। और डिस्क्लोजर किस चीज़ का आएगा, अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं जिससे जो हमने इन्वेंट्री राइट डाउन किए हैं उसका रिवर्सल अगर हो रहा है तो भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर इन्वेंट्री को एज अ सिक्योरिटी हमने रखे तो भी उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उसके कैरिंग अमाउंट का, ठीक है। फिर अब इस पर डिफरेंसेस है, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इंडेस टू डील करता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, और एएस टू नहीं करता है, आपको एएस टू में ऐसा कोई पार्ट नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इंडेस टू इसके बारे में बात करता है, लेकिन एएस टू इसके बारे में नहीं करता है बात। मशीनरी स्पेयर्स इंडेस टू में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है स्पेयर्स का, क्योंकि वो इंडेस 16 में कवर है, लेकिन एएस टू में एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेन करता है कि इन्वेंट्री में इंक्लूड क्या नहीं होंगे, स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर AS10, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो आएंगे, बट इसमें दिया है AS2 में ऐसा एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें नहीं दिया है इंडेस 2 में। Such items are accounted for in accordance with accounting standard 10 property plant and equipment। फिर है
इन्वेंट्री हेल्ड बाय कमोडिटी ब्रोकर्स, ये मैंने अभी आपको ऊपर सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया था इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। ये इंडेस 2 में है, लेकिन एएस 2 में ऐसा कुछ नहीं है। इंडेस 2 में बोलता है कि वो अप्लाई नहीं होगा कमोडिटी ब्रोकर्स को इन्वेंट्री, लेकिन एएस 2 में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर डेफिनेशन फेयर वैल्यू की और डिस्टिंक्शन एनआरवी और फेयर वैल्यू, तो इंडेस 2 डिफाइन करता है फेयर वैल्यू और एक्सप्लेनेशन देता है कि फेयर वैल्यू और एनआरवी में क्या डिस्टिंक्शन है, लेकिन एएस 2 में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ एनआरवी, इंडेस 2 गाइडेंस दे रहा है कि बाद में एनआरवी को कैसे ट्रीट करना है, उसके रिवर्सल राइट डाउन वगैरह, लेकिन एएस 2 में ऐसा कोई रिवर्सल का कंसेप्ट नहीं है। एक्सक्लूजन फ्रॉम इट्स स्कोप बट गाइडेंस गिवन, इंडेस 2 एक्सक्लूड क्या करता है अपने स्कोप से, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, जो भी प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के पास होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सब दिया है इसमें, लेकिन एएस 2 में ऐसा कोई स्कोप नहीं दिया है कि कितना स्कोप है। फिर कॉस्ट फॉर्मूला, इंडेस 2 रिक्वायर द यूज ऑफ कंसिस्टेंट कॉस्ट फॉर्मूला, लेकिन एएस 2 में क्या बोला है कि फॉर्मूला यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री शुड रिफ्लेक्ट द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन। उसकी डेफिनेशन ये दी गई है, टू द कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बस इतना आपको आपके एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम में पूछ सकता है, ये बेसिक, उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।